Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear brothers, Ali Bhai, Rafi Bhai, and anybody else who might be watching. जनी एंड अखियुल करीम। या मुझसे मिस्टेक थोड़ी सी ये हुई थी पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में, या मैंने पार्ट 3 इस वजह से बनाया क्योंकि पिछली वीडियो में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। जब मैं ये वाला क्वेश्चन समझा रहा था ना, तो माइक का प्रॉब्लम हो गया था, यानी मैं बोलते बोलते मैं बोलता रहा और मुझे पता नहीं चला कि मेरी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इस वजह से सैडली तो नहीं, है क्वेश्चन को दो बार करेंगे तो फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। सो सीम्स लाइक वी वुड हैव टू डू दिस क्वेश्चन ट्वाइस, इस बार आवाज़ के साथ इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमें इसकी सिचुएशन को समझना है। Oops, एक सेकेंड। यस, नाउ सीम्स गुड। तो हमारे पास ये एक एमीटर है। एमीटर यानी एक ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर करंट। सही है, करंट मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसको हम रीकैलिब्रेट कर रहे हैं। अब री को अगर हम हटा दें तो बचता है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट असल में कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल्स के आगे जो एक बॉक्स लगा होता है या फिर मीटर जो होता है, उसके अंदर हमारे पास एक स्केल होता है और उस स्केल के ऊपर छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और नॉर्मल जो हमारे पास रूलर होता है, स्केल होता है, एक्चुअल के लिए मैन रफ़ी जानी, उसके ऊपर भी हमारे पास लाइंस लगी होती हैं। इन लाइंस को लगाना और फिर बताना कि ये वाली लाइन 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन जो है वो 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेट करना। सही है। अब हमारे पास एक एमीटर था और एमीटर नाम से ही हमें पता चल जाता है एक ऐसा डिवाइस जिसका इस तरह से हो, इस तरह से उसका स्केल हो, और उसे हम यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। उसको हम, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑलरेडी कैलिब्रेट हुआ हुआ है, उसको हम रीकैलिब्रेट कर रहे हैं एज अ थर्मामीटर। सही है। तो हम उसे अगेन कैलिब्रेट करें एज अ थर्मामीटर। और जो एमीटर है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में एक थर्मिस्टर के साथ। अब थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर को देख लेते हैं। थर्मिस्टर आप समझ लो एक टाइप का वेरिएबल रेजिस्टर ही होता है। रेजिस्टर, मैं सिर्फ रेजिस्टर इस वजह से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो चेंज हो सकती है। थर्मिस्टर आप समझ लो, थर्मिस्टर थ ओ ये तो काफ़ी मोटा है, एक सेकंड दीजिएगा। थर्मिस्टर जो आपके पास होता है ना, थर्मिस्टर आप कह सकते हो इज इक्वल टू रेजिस्टर। ये एक रेजिस्टर ही होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर तो आप थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और वॉइस वर्सा। यानी फॉर एग्जांपल अगर तो आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और अगर तो आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। यानी अपोजिट वाला काम है। और एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें ये दी हुई है कि ये सीरीज में लगा हुआ है। अब एक सेकेंड लीजिएगा, ये देखें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। रफ़ी एंड अखील करीम, सीरीज का मतलब होता है कोई चीज़ इस तरह से लगी हुई हो कि वो इन लाइन हो, इन लाइन विद ईच अदर। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर ये थर्मिस्टर लगा हुआ था ना, ये थर्मिस्टर है। सही है, थर्मिस्टर लगा हुआ है। और इसी के साथ ये मीटर लगा हुआ है, ये एक लाइन में लगे हुए हैं ना, है ना। और फिर बाकी उसके साथ क्या बोलना चाहिए, उसके साथ या सर्किट के साथ ये कनेक्टेड है। सिर्फ दो तरह की अरेंजमेंट होती है, और जो दूसरी अरेंजमेंट है वो है पैरेलल। पैरेलल में अगर तो फॉर एग्जांपल ये पैरेलल में लगे होते तो फिर इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती। इधर एमीटर होता और इधर आपका थर्मिस्टर होता, और ये इस तरह से कनेक्टेड होते। सही है। और फिर ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों बाकी जाके बैटरी के साथ या फिर जो भी कुछ लगा हुआ है बाकी सर्किट के साथ इस तरह से ये दोनों कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो हमारी अरेंजमेंट होती है ये होती है पैरेलल अरेंजमेंट। और जो ये वाली अरेंजमेंट है वो है जो हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड अरेंजमेंट, वो है इसकी सीरीज अरेंजमेंट। आगे, द थर्मिस्टर इज़ अ कंपोनेंट जिसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर। उसके बाद द ग्राफ शोज हाउ द रेजिस्टेंस आर। अब देखें यार,
जो वायर होती है ना, वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, बल्ब की अपनी रेजिस्टेंस होगी, उस और लेकिन इन सब के बावजूद जो थर्मिस्टर है इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस है। उस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया आर, और उसका जो टेम्परेचर है वो है टी। और इस ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों आपस में चेंज कैसे हो रहे हैं। ओके हो गया, ये नहीं है, फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। हम्म, अब हमारा जो मेन काम होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो बस इस ग्राफ को गौर से देखना होगा। देखो, अगर आप ग्राफ के फर्स्ट पार्ट को देखो ना, आपको एक बात पता चलेगी, वो बात ये है कि फॉर, या बल्कि फॉर भी नहीं लिखता हूँ मैं, इसको मैं पार्ट वन बोल देता हूँ। ये है ग्राफ का पार्ट वन या फिर इसकी स्टार्टिंग। तो जो पार्ट वन है उसके अंदर लेस रेजिस्टेंस ड्रॉप, यानी रेजिस्टेंस ड्रॉप कम है। ओ सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, मोर रेजिस्टेंस ड्रॉप, यानी रेजिस्टेंस ड्रॉप कम है। ज़्यादा रेजिस्टेंस ड्रॉप की वजह से जो आपका टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, सॉरी वो कम आ रहा है। एक सेकंड में खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं चेक करके बताता हूँ। यह देखो, आपके पास जो स्केल है ना सारे के सारे क्वेश्चंस में, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपका जो स्केल है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 100 पे। तो इसके इस रेंज के आउटसाइड जो ग्राफ है ना, आपको उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक सेकंड दीजिएगा, अगर मैं स्केल रखकर 90 का एंगल, अगर मैं स्केल रखकर यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ और वही वाली लाइन मैं यहाँ पर भी लगा दूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे इस वाले ग्राफ को देखने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले ग्राफ को, और ना ही इस वाले ग्राफ को देखने की ज़रूरत है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस वाले ग्राफ को देखना है, और इस वाले ग्राफ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कर लेते हैं पार्ट वन। अब पार्ट वन के अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो ये कि इसके अंदर लेस रेजिस्टेंस इज लीडिंग टू मोर टेम्परेचर। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि रेजिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंट ड्रॉप जो है ना, रेजिस्टेंस ड्रॉप, और ड्रॉप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। कम रेजिस्टेंस कम हो रही है, और इनकी मतलब मुझे कहना चाहिए रेजिस्टेंस डिक्रीज कम है और टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस 5 ओहम कम हुई है, तो 5 ओहम ही, 5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हुआ। आप अज्यूम कर लें 10 हुआ है, या फिर आप अज्यूम करो 11 या 12 या 15 हुआ है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा है पार्ट वन में, लेकिन यानी फॉर लेस रेजिस्टेंस ड्रॉप देयर इज अ मच मोर हायर टेम्परेचर इंक्रीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि स्केल के ऊपर शुरू शुरू में आपके पास जो मुझे कहना चाहिए जो नंबर्स होंगे वो दूर दूर होंगे, और वो दूर इस वजह से होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कम ड्रॉप हो रही है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस तरह से तो यहाँ तक ही पूरा का पूरा स्केल ख़त्म हो जाएगा, या फिर यहाँ तक ही पूरा का पूरा स्केल ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हमने शुरू शुरू में जो नंबर्स हैं स्केल के उनको थोड़ा सा दूर रखा है। और अगर हम पार्ट टू को देखें तो पार्ट टू के अंदर पार्ट वन का उलट है, यानी पार्ट टू के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज कम है, और बल्कि नहीं सॉरी, पार्ट टू के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज ज़्यादा है और टेम्परेचर कम बढ़ रहा है। सही है। यानी पार्ट वन का उल्टा। और इससे हम डिड्यूस ये कर सकते हैं कि शुरू वाले जो नंबर्स हैं, इससे आप डिड्यूस इससे आप डिड्यूस ये कर सकते हो कि आपके जो शुरू वाले नंबर्स होंगे वो थोड़े से फार अपार्ट होंगे, और जो आपके लास्ट वाले नंबर्स होंगे वो करीब करीब होंगे। और ये वाली जो हमारी डिडक्शन है इसको जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ ए करता है। अगर आप बी पे देखोगे तो शुरू में ही नंबर्स करीब करीब हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, इस वजह से बी आंसर नहीं हो सकता। सी के अंदर भी
शुरू वाले नंबर करीब हैं लेकिन इतने करीब नहीं है जितने होने चाहिए। और डी में तो बिल्कुल ही दूर है। इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। रफ़ीन अली भाई, मुझे पता है कि आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपका जो रेजिस्टेंस का डिक्रीज हो रहा है ना वो यहाँ पर थोड़ा हो रहा है। देखो ये वाला एरो थोड़ा सा छोटा है, सही है। आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज कम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, सही है। उसके ज़्यादा होने की वजह से आपको स्केल पे ना नंबर्स को थोड़ा दूर दूर रखना पड़ेगा। ये सिर्फ पार्ट वन की बात थी। अगर आप पार्ट टू के अंदर देखो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये जो अभी मैंने पार्ट वन वाली बात की ना, इसी का उल्टा कर दोगे वो आपका पार्ट टू बन जाएगा। पार्ट टू में ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप पार्ट वन को समझ लो, उसका अपोजिट कर दो पार्ट टू के लिए। यानी अगर तो पार्ट वन के अंदर आपके पास नंबर्स फार अपार्ट होंगे तो ऑब्वियसली फिर पार्ट टू के अंदर जो नंबर्स हैं आपके करीब करीब होंगे। डन हो गया। Okay, जी, fuel cream and Rafi bhai, let's get on to the next question. The time interval between two two oh sorry, मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ था इसलिए वो लिख नहीं रहा था। Two adjacent peaks of the waveform is इतने ज़्यादा सेटिंग्स बोल रहा हूँ, सॉरी, सेकंड्स। हमारे पास दो पता नहीं कितने में है लेकिन हमारे पास दो पीक्स हैं, और उन दोनों पीक्स के दरमियान का जितना भी टाइम है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ी सी टेढ़ी लाइन होगी, लेकिन अगर तो मैं इसे सीधा रखने की कोशिश करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम जो है वो हमें क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया, वो है 0.006। एडजेसेंट पीक, एडजेसेंट पीक्स यानी जो एक दूसरे के साथ हैं। सही है, अब हमने इसकी टाइम बेस सेटिंग निकालनी है सीआरओ की। वो कैसे निकालेंगे? पहले तो आप इन दोनों के दरमियान के बॉक्सेस को काउंट कर लो, सही है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वो ये कि आपने स्टार्ट तो यहाँ से करना है ना, ये हाफ बॉक्स बन रहा है तकरीबन, ये दोनों हाफ बॉक्स बन रहे हैं, तो 0.5 बॉक्स यहाँ से मिल गया आपको, 0.5 बॉक्स, 0.5, 0.5 बॉक्स आपको यहाँ से मिल गया, 1 2 बॉक्स ये हो गए। तो 0.5 प्लस 0.5 विल गिव यू 1, सही है। यानी 0.5 0.5 हाफ और हाफ मिलके आपको 1 ही देगा ना। तो एक बॉक्स तो ये हो गया, बाकी एक और दो इन सबको आप ऐड करोगे तो ये बन जाएंगे 3 बॉक्सेस। सही हो गया, यानी एक बॉक्स ये हो गया, दूसरा बॉक्स ये हो गया, और तीसरा इन दोनों को मिला के एक बन जाएगा, तो आपके पास टोटल 3 बॉक्सेस आ गए। हमें पता है 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.006 सेकेंड्स, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। 0.006 सेकेंड्स हो गए। टाइम बेस्ड सेटिंग असल में उस टाइम को कहते हैं जो कि एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 3 बॉक्सेस इतने सेकंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर एक बॉक्स कितना करेगा? 3 को आप राइट साइड पे ले जाओगे, वो 0.006 से डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर 2 × 10⁻³ देखो, उन्होंने आपको आंसर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, यानी जो हमारे पास आंसर है वैसे नहीं दिया हुआ, थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है। इसका आंसर सी होगा, और वो सी इस वजह से होगा क्योंकि आपको पता है ये 2 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, मिली सेकेंड्स। और मिली का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो होता है 10 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और यही हमारा आंसर है। इस वजह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 24। क्या ख्याल करें? देखो इसके अंदर ना आपको V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला यूज़ करना है। V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखनी होती है टोटल वोल्टेज, या फिर एटलीस्ट उस जगह की वोल्टेज जहाँ, मतलब पता नहीं यानी कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे, खैर। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा जिसके अंदर आई यानी करंट, और आर यानी रेजिस्टेंस, सही हो गया, और वी यानी वोल्टेज। अब उन्होंने हमें इस तरह का एक रजिस्टर दिखा दिया है, और हमसे पूछा है कि एमिटर की रेंज क्या होगी। एमिटर अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था, ये वाला एमिटर, वही वाला। अगेन एमिटर जो करंट मेजर करेगा, वोल्टेज जो कि वोल्टेज मेजर करेगा। हमने बस फाइंड करके देना है वोल्ट मीटर, यानी इस वोल्ट मीटर की रेंज, वोल्टेज सारी नहीं, वोल्टेज तो हमें प्रोवाइडेड है,
वोल्ट मीटर की रीडिंग या फिर वोल्ट मीटर की वोल्टेज हमें फाइंड करनी है और एमिटर की रेंज फाइंड करनी है। अब आप देखो, एमिटर की रेंज फाइंड करने के लिए ना, यानी इन अदर वर्ड्स आपको करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए आपको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी, वो ये कि एक सीरीज सर्किट के अंदर जिसमें सारी की सारी, ये देखो आपस में एक लाइन में लगी हुई है ना, ये सारी लाइन में लगी हुई हैं। एक सीरीज सर्किट के अंदर करंट इज द सेम ऑन ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स पर करंट सेम ही होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर करंट 2 एम्पियर्स है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर कितना करंट है, आप बोलोगे 2 एम्पियर है। यहाँ पर कितना, आप बोलोगे 2 एम्पियर है। यानी सारे पॉइंट्स पर करंट सेम होता है एज लॉन्ग एज वो जो लाइन है, वो जो वायर है, वो सीरीज में है। सही है। आप यहाँ पर पूछोगे, मैं बताऊंगा 2 एम्पियर है, क्योंकि सारे पॉइंट्स पर सेम होता है एज लॉन्ग एज वो सीरीज में है। तो करंट तो हमारा जेनेरिक हो गया, वो तो हमें अलग से कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करंट के लिए फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू आई आर। वी वोल्टेज, टोटल वोल्टेज हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो है 50 वोल्ट। सही है। आई यानी करंट, वो हमने अभी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय आर उसकी रेजिस्टेंस, यानी पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस। और हम पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस इस वजह से लेंगे क्योंकि वोल्टेज भी तो हमने पूरी ली है ना, और करंट भी पूरे सर्किट में हर जगह पर सेम होगा। इसलिए अब रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। आर बोल रहा हूँ मैं, जो आपने को जो सीरीज सर्किट होता है ना, उसके अंदर आप रेजिस्टेंस निकालते हो टोटल, यानी जितने भी रेजिस्टर्स हैं ना, उन सबकी रेजिस्टेंस को कंबाइन करके। तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस होगी 100 + 5, जो कि होगा 105। अब आप आई को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना दो, 105 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 50/105। और इसका आंसर आपके पास निकलेगा 0.476, और वैसे आगे भी काफ़ी ये बड़ा नंबर, एम्पियर्स। अगर आप रेंज देखो तो आपको पता चलेगा कि ए भी गलत है और बी भी गलत है, और वो रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि इन्होंने रेंज 0 से 0.1 तक लिखी हुई है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो तो 0.4 तक आ रहा है, तो 0.1 तक तो रेंज हो नहीं सकती। इस वजह से ना ही ए आंसर हो सकता है, ना ही बी आंसर हो सकता है। हमारा आंसर क्योंकि 0.4 है, तो 0 से लेकर 1.0 तक, ये जो है 0.4 हमारा आंसर इन दोनों रेंजेस के मिडिल में लाई करता है। अब चलो मिडिल नहीं, लेकिन उसके अंदर तो लाई करता है ना, उसके बिटवीन लाई करता है। हो गया। सो द आंसर कैन ईदर बी सी और कैन ईदर बी डी, या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब वोल्ट मीटर की रेंज निकाल लेते हैं। वोल्ट मीटर की रेंज निकालने के लिए दोबारा से वही वाला फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। अब आई का तो आपको पता है कि हर जगह पर, वो हर पॉइंट पर, एज लॉन्ग एज वो लाइन सीरीज में हो, करंट सेम होगा हर पॉइंट पे। और करंट हमने अभी भी निकाला है, वो हमारे पास हो जाएगा 0.476 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब आप सारी टोटल रेजिस्टेंस नहीं लोगे, आप सिर्फ 5 लोगे। और सिर्फ 5 इसलिए लोगे क्योंकि आप सिर्फ वोल्ट मीटर की निकाल रहे हो, और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की। सही है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला रेजिस्टेंस लेना है जो इसके ऊपर है, या फिर जो इसके पैरेलल लगा हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास आंसर आएगा 2.38 वोल्ट्स। आप दोबारा से जाके रेंज देख लेते हैं। 0.1 तो हो नहीं सकता, वो इस वजह से क्योंकि हमारा आंसर 2 आ रहा है, 2.38 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 2, विच वुडंट मेक एनी सेंस अगर मैं सी को टिक कर दूं तो। लेकिन 0 से लेकर 3 के अंदर तो 2.38 आता है ना, इस वजह से हमारा आंसर डी होगा, और सी नहीं हो सकता। हम्म लो, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक चीज, इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। यार देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक पॉइंट में से ना एक सेकंड के अंदर कितने वेव साइकिल्स पास हो रहे हैं।
अब अगर मैं ऐसा एक पूरी लंबी सी वेव बनाता हूँ, सही है, तो ये तो पूरी की पूरी वेव है, लेकिन एक वेव साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, सही है। यानी एक वेव साइकिल या तो ऐसे होगा या फिर ये ऐसे होगा। मैंने तो सेव ही बना दिया। तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो अगर तो मैं आपको कहूँ कि मुझे इसमें से, इस पूरी वेव में से आप एक वेव साइकिल निकाल के दिखाओ, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक वेव साइकिल है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वेव साइकिल है। तो एक वेव, सॉरी, एक वेव साइकिल नहीं, एक सेकंड के अंदर किसी किसी भी वेव साइकिल को, यानी कितने, द नंबर ऑफ, आई शुड रादर से दिस वे, देखो, द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स विच पास ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर जितने भी वेव साइकिल्स किसी पॉइंट में से पास होंगे ना, वो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, अगर तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, आपकी वेव कैसे बनेगी? वेव ऐसी बनती है ना, ये जो ट्रफ्स हैं और ये जो क्रेस्ट्स हैं, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर गए हुए हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड है। कितने नीचे या फिर कितना ऊपर, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। ये वैसे मेरी अपनी डेफिनेशन थी। आप अगर पेपर में या फिर पेपर 2 में इसकी डेफिनेशन एग्जामिनर पूछता है, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं लिखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना ऊपर होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था। सही हो गया। अब उन्होंने हमें बता दिया है, देखो, जब भी आप टाइम बेस का वर्ड देखोगे, तो आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, ये कि टाइम बेस का मतलब होता है एक बॉक्स कितने टाइम को रिप्रेजेंट करे। तो अगर एक, यानी हम टाइम बेस इज सेट एट 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन, अगर वो पर डिवीजन ना भी बोलते आपको, फिर भी टाइम बेस से समझ आ जाना चाहिए था। यानी आप इससे लिख सकते हो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स, यहाँ तक आप लिख सकते हो। वाई गेन, असल में ये जब से हमने मेजरमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ये वाई गेन वाली टर्म पहली बार आई है। वाई गेन असल में रेफर करता है उसके एम्पलीट्यूड को। यानी एक बॉक्स, अगर हम लंबाई में देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, एक बॉक्स 5 मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप इस वेव को देखो ना, इस वेव की हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कितना ऊपर जा रहा है? ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ ना। इस एम्पलीट्यूड के अंदर, एम्पलीट्यूड कितने ज़्यादा बॉक्सेस को कवर करता है, उसको आप असल में वाई गेन बोलते हो। सही है। यानी अगर इसके एम्पलीट्यूड ने 2 बॉक्सेस कवर किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वर्टिकली वर्टिकली एक बॉक्स 5 मिली वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा पर डिवीजन। मुझे कैसे पता चला एक बॉक्स की बात हो रही है? उन्होंने कहा पर डिवीजन। तो वाई गेन असल में वर्टिकली को रेफर करते हैं, और टाइम बेस असल में हॉरिजॉन्टली रेफर करता है। और ऑब्वियसली टाइम बेस रेफर्स टू टाइम। और ये जब वाई गेन की बात आती है, तो आप वोल्टेज उसका यूनिट लिखते हो। आप उसका जो वोल्टेज है वो सेकंड्स में नहीं ले सकते हो, आपको वो वोल्टेज वोल्ट्स में ही लिखना पड़ेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2 बॉक्सेस कवर करना है ना। और एक बॉक्स, देखो, एक बॉक्स वर्टिकली, मैं लिख देता हूँ वर्टिकली, या फिर एम्पलीट्यूड इसका कवर करता है एक बॉक्स 5 मिली वोल्ट। यहाँ पर क्योंकि 2 हो रहे हैं, ये देखो 2 है ना, 2 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड, ये भी 2 बॉक्सेस कवर कर रहा है, ये भी 2 बॉक्सेस कवर कर रहा है। सो इज दिस, इस वजह से 2 बॉक्सेस फिर कितने होंगे वर्टिकली? 10 हो जाएंगे मिली वोल्ट। तो हमें इसका एम्पलीट्यूड पता चल गया, और हमें इसका टाइम बेस भी ऑलरेडी पता है। अब उन्होंने पूछा हुआ है हमसे, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। अब एम्पलीट्यूड इसका होगा 10। और 10 क्यों होगा? क्योंकि हमने भी देखा है 10 कैसे होगा, ऐसे होगा यार। 20 तो हो नहीं सकता, इस वजह से सी भी आंसर नहीं हो सकता, डी भी आंसर नहीं हो सकता। एज फार एज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/t, इस वाले फार्मूला से। और लेकिन प्रॉब्लम छोटा सा ये है कि हमारे पास टी है नहीं। टी कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मैसअप कर दिया अपनी डायग्राम। टी आपको पता है कि एक ट्रफ से लेकर दूसरी ट्रफ तक, या फिर एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक होता है। तो अब ये आपका हो जाएगा टी। अब इसके बॉक्सेस काउंट कर लो।
बॉक्सेस हम काउंट कैसे करेंगे? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 4 बॉक्सेस। तो टी इज इक्वल टू 4 बॉक्सेस। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली एक बॉक्स कितने कितने टाइम को रिप्रेजेंट करता है? एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है कितने को? 5 लिखा हुआ था ना? 5 मिली सेकेंड्स, यस, 5 मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, 5 मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हम लिखेंगे 5 मिली सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 4। क्योंकि एक बॉक्स अगर 5 को करे देन 4 कितने, 4 बॉक्सेस कितने टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे? 4 टाइम्स 5 इज 20, तो 20 मिली सेकेंड्स हमारे पास यहाँ पर पीरियड आ जाएगा। और एक और बात यह कि जब आप किसी फार्मूला के अंदर किसी चीज़ को डालते हो ना, तो आप उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हो। यानी अब मेरे लिए अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम, मेरी यार जुबान आज बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो रही है। मेरे लिए अप्रोप्रिएट ज़्यादा ये होगा कि मैं यहाँ पर 20 मिली सेकेंड्स ना लिखूं, क्योंकि फिर मेरा आंसर भी एक तरह से आप कह सकते हो मिली हर्ट्स में ही आएगा। फ्रीक्वेंसी भी फिर मिली हर्ट्स में आएगी। लेकिन यहाँ पर मिली हर्ट्स में नहीं दी हुई ना फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर तो सिर्फ हर्ट्स में दी हुई है। इस वजह से ये जो मिली सेकेंड है इसे मैं सिर्फ सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा। तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3, क्योंकि ये इसका मिली का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है सेकेंड्स, अगर सेकेंड्स ना भी लिखूं अभी के लिए। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बिस्मिल्लाह, 1/1/1/20, 50। आपके पास आंसर आ जाएगा 50, 50 हर्ट्स। 50 यहाँ पर आ गया तो आपके पास आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आपको टाइम बेस उन्होंने बताया हुआ है, जो कि है 2.5 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर या फिर पर डिवीजन। और फ्रीक्वेंसी उन्होंने आपसे पूछी हुई है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यानी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगेन सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/t। टी यानी पीरियड, पीरियड होता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक या फिर दूसरे ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक। तो एस को ले लेते हैं, ये आपके पास, ये sorry, ये आपके पास हो जाएगा आपका पीरियड। इसके बॉक्सेस को काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हो गए। अब देखो, वन बॉक्स, क्योंकि टाइम बेस्ड सेटिंग हमारी 2.5 मिली सेकेंड है, तो वन बॉक्स वुड बी इक्वल टू 2.5। एंड इफ वी गो अ स्टेप फर्दर वी वुड नो दैट 4 बॉक्सेस would then be equal to 2.5 multiplied by 4 milliseconds। इससे आपके पास टी आ जाएगा, 4 बॉक्सेस यानी टी, यानी पीरियड। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मिली सेकेंड्स। तो 1/10, अब आप मिली सेकेंड तो नहीं लिख सकते, आपको ऐसा यूनिट यूज़ करना पड़ेगा ना। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मिली का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है -3। तो उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/10 टाइम्स -3। 1/10 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -3 गिव यू 100। तो आपके पास आंसर आ गया 100। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। टाइम बेस्ड सेटिंग, अगेन वन बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड रादर, सही हो गया, पर सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उन्होंने हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग डज ईच पल्स लास्ट। तो स्टार्ट होके एंड होने तक का अगर हम उसका सफ़र या उसकी जर्नी देखें तो सिर्फ 2 बॉक्सेस तक वो एक्सपेंड हो रही है। ये पल्स भी 2 बॉक्सेस तक एक्सपेंड हो रही है। और यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी मेरे पेपर्स में। ओहो, मेरे पास स्केल नहीं है इस वक्त, स्केल है, मैं लेजी हो रहा था। यस, मच बेटर। तो ये भी आपके पास यानी दोनों पल्सेस जो हैं, दोनों पल्सेस 2 बॉक्सेस पर एक्सपेंड हो रही है। 2 बॉक्सेस किसके इक्वल होंगे? अगर वन बॉक्स 1 माइक्रो सेकेंड के इक्वल है तो 2 बॉक्सेस ऑब्वियसली वुड बी 2 माइक्रो सेकेंड। इस वजह से आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को एक वायर की रील दी हुई है, इस तरह का कॉइल दिया हुआ है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो है 0.2 मिलीमीटर। और उससे पूछी गई है डेंसिटी, उसने उसकी, यानी ऑब्वियसली वायर जो है वो मेटल के अलावा तो किसी मटेरियल की नहीं बन सकती। तो ये जो डेंसिटी ऑफ द मेटल है, ये रेफर कर रहा है उस मटेरियल या फिर उस मेटल से, उस मेटल को जिससे वो वायर बनी हुई है। और डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी
इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी निकालने के लिए उसे इसका वॉल्यूम भी यूज़ करना होगा और उसे इसका मास भी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो सारे ऑप्शंस जिनके अंदर बैलेंस या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मास मेजर कर सकें वो नहीं है, उसको क्रॉस कर दें। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, इसको क्रॉस कर दें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमें मास चाहिए होगा, मास हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं है। और डेंसिटी निकालने के लिए मास ज़रूरी होता है, लेकिन ना ही माइक्रोमीटर से आप मास को कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही वर्नियर कैलिपर से मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर रूल एंड वर्नियर कैलिपर, इससे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर भी मीटर रूल एंड माइक्रोमीटर है, लेकिन बैलेंस नहीं है। बैलेंस सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर है। और माइक्रोमीटर इस वजह से ताकि हम और माइक्रोमीटर इस वजह से ताकि हम उसका डायमीटर फाइंड कर सकें वायर का, क्योंकि हमें डायमीटर प्रोवाइडेड नहीं है। डायमीटर, सॉरी, वायर ऑफ डायमीटर लेस देन 0.2। हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ ये दी गई है कि वायर का जो डायमीटर है ना वो लेस देन होगा 0.2 मिलीमीटर के। एक्चुअल अप्रॉक्सीमेट या फिर इवन एक्यूरेट जो उसका डायमीटर है वो नहीं प्रोवाइडेड। तो वो फाइंड करने के लिए हमें माइक्रोमीटर चाहिए होगा, एंड ऑब्वियसली वी वुड हैव टू फाइंड द मास इन ऑर्डर फॉर अस टू बी एबल टू फाइंड द डेंसिटी। और डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास और मास के लिए फिर बैलेंस। इस वजह से ए जो है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, या फिर पेयर ऑफ टूल्स है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स। रफ़ी भाई, ली भाई, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मैंने क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा था विच पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द वायर। दे नेवर इवन टॉक्ड अबाउट ट्राइंग टू फाइंड द मास ऑफ द वायर। उन्होंने सिर्फ वॉल्यूम पूछने की बात की थी। तो ये मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। इसको जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। इसका आंसर बी है, और बी कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, देखो। उन्होंने हमसे पूछा ये कि विच पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी मोर सूटेबल फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द वायर। यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज भी टेस्ट हो रहा है। एक वायर जो होती है ना वो बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह होती है। ओप्स, कितना गंदा सिलेंडर बनाया मैंने। बिल्कुल एक वायर असल में एक सिलेंडर की तरह होती है ना। और उस सिलेंडर के अंदर मैथ्स में सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ या फिर उसकी हाइट। लेंथ, किसी वायर की लेंथ फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक मीटर रूल चाहिए होगा, है ना। यानी एक हमारी थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में फुट्टा चाहिए होगा, या फिर आपको एक रूलर या फिर स्केल चाहिए होगा। और इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ एस लेवल्स फिजिक्स आपको एक मोटर रूल बोलने होता है, मीटर रूल चाहिए होगा। सही है। और उसके अलावा आपको, चलो ये तो आपको मिल गया, ये तो आपको मीटर रूल से मिल जाएगा इसकी लेंथ। बाकी जो आपको रेडियस चाहिए ना, पाई की तो ऑलवेज वैल्यू, पाई तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो सेम ही होगी। जो रेडियस है ना, आपको देखो डायमीटर उसका लेस देन 0.2 मिलीमीटर है। तो ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर से तो होगा नहीं, तो आपको उसके लिए माइक्रोमीटर चाहिए होगा। माइक्रोमीटर से आप डायमीटर निकालोगे, फिर उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ओके, हो गया। तो वर्नियर कैलिपर इस वजह से नहीं यूज़ कर सकते हैं। देखो, सी इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि उसमें मीटर रूल तो है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स इतनी ज़्यादा अप्रोक्सीमेट, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखा सकते जब बात आ जाती है 0.2 मिलीमीटर तक। पार्डन मी ब्रो। इसके लिए आपको माइक्रोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। इस वजह से माइक्रोमीटर एक तो ठीक ही हो गया। दूसरी बात ये, फार्मूला के हिसाब से आपको रेडियस फाइंड कर, सॉरी, रेडियस ने उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मीटर रूल की ज़रूरत होगी। इस वजह से इसका आंसर भी है। इसका आंसर ए नहीं था, और जो पहले मैंने थोड़ा सा अपनी सारी फिलॉसफी एक्सप्लेन की थी उसको आप भूल जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास माइक्रोमीटर से क्यों गया आ जाता है। असल में इस तरह का होता है जो माइक्रोमीटर होता है, इसका ये जो जॉ है ना, जहाँ पर मैं अपना कर्सर अभी गोल गोल घुमा रहा हूँ, ये जो जॉ है ना, इसके अंदर आपने जिस चीज़ को, वायर को मेजर करना होता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप उसको रखते हो। सही हो गया। इसके अंदर रखते हो और फिर इसको बंद कर देते हो।
जब मेजरमेंट हो जाती है तो आप इसको वापस ओपन कर देते हो। इस जगह को हम जॉ बोलते हैं, इसके फिर इसका इन उर्दू जबड़ा। सही है। अब देखो। A micrometer screw gauge is used to measure the diameter of a copper wire, और the reading with the wire in position is shown in diagram 1। यानी इस ये जो रीडिंग रीडिंग विद द वायर है ना, इन पोजीशन इज शोन इन डायग्राम 1, यानी यहाँ पर जॉ क्लोज्ड है। और दूसरी जगह पे इधर लिखा हुआ है द वायर इज रिमूव्ड एंड द जॉज ऑफ द माइक्रोमीटर आर क्लोज, फिर उनको बंद कर देते हैं। यानी पहले उन जॉज के दरमियान में उस वायर को रखा हुआ था, उसके बाद उन जॉज को ओपन करके वायर को रिमूव करके वापस उन जॉस को बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब हमने वायर का डायमीटर निकालना है। रफ़ी ब्रदर एंड अली भाई, अब तक मेरी सारी एनर्जी हो चुकी है ख़त्म। अब और कितने क्वेश्चन रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत सारे 11 क्वेश्चन रहते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे अब, क्योंकि अब मेरी एनर्जी हो चुकी है ड्रेन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करना है यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।